हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 हिंदी बसंत भाग 2 का दूसरा पाठ दादी माँ। दादी माँ जो कहानी है वो लेखक शिव प्रसाद सिंह और उनकी दादी माँ के घनिष्ठता नज़दीकियों के बारे में है। यानी जो लेखक की दादी माँ हैं वो दया, ममता और स्नेह की मूर्ति हैं। लेखक ने दादी माँ के प्रेम और समर्पण के बारे में बताया है। दादी माँ परिवार के हर कठिन दौर पर हमेशा उनके साथ एक छाया के रूप में रहती थी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बड़ों के महत्व को बताया गया है। आपके परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपके माता पिता और आपकी दादी दादा अगर आपके घर में हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं रहती है। यानी परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर रहती है और वे सारे काम आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार अब लेखक भी यहाँ पे बड़े हो चुके हैं और वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो छोटे थे और दादी माँ उनका बहुत ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी। जब भी वो बीमार पड़ जाते थे और दादी क्या करती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। इसी प्रकार दादी माँ परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ अपने सर पर उठा लेती थी। तो आप सभी अपनी किताबें अपने सामने खोलेंगे। हिंदी की किताब आप अपने सामने रखिए और दूसरे पाठ में आप जाएंगे दादी माँ और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और इस कहानी का अर्थ समझेंगे। तो लेखक बता रहे हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यह मेरी कमजोरी है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर क्या हो जाता है, मेरा मन प्रायः या अक्सर अनमना हो जाता है, खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। हालांकि मैंने अपने जीवन में बीसों गर्मी, यहाँ पे बीसों गर्मी का है, कई गर्मी देखी हैं, बरसात देखी हैं और बसंत देखे हैं। बसंत ऋतु आप जानते हैं। और यानी लेखक यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है, थोड़ी सी भी कठिनाई पड़ने पर उनका मन अक्सर क्या हो जाता है, खिन्न हो जाता है, वह दुखी हो जाते हैं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मेरे शुभचिंतक यानी मेरा भला चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। आने वाली छुट्टियों का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि मेरे जो शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, वह मेरे सामने हमेशा यह दिखावा करते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और पीठ पीछे क्या करते हैं, मेरे को कमजोर कहते हैं और जरा सी प्रतिकूलता का अर्थ है यहाँ पे विपरीत, यानी विपरीत समय से घबराने वाला इंसान कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमजोर साबित करते हैं। मैं सोचता हूं अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक कहता है कि मैं सोचता हूं कि अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। ठीक है, इन बातों को अब जाने दो, छोड़ दो, आखिर सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल,
किसी की धुंधली छाया नाच नाच उठती है। पर बरबस यानी यहाँ पर कभी कभार मेरी आंखों के सामने क्या होता है? शरद, शरद ऋतु आप जानते हैं, वर्षा ऋतु और जाड़े की ऋतु के बीच का समय। शरद की शीत किरणें, शीत का अर्थ है ठंडी किरणें, के समान स्वच्छ, स्वच्छ साफ शीतल ठंडी, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कभी कभार मेरी आंखों के सामने किसी की साफ ठंडी और धुंधली छाया नाच उठती है, यानी लेखक की दादी की छाया उनकी आंखों के सामने दिखती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। लेखक बता रहा है कि अब मुझे यह लग रहा है कि क्वार के दिन, क्वार का अर्थ है यहाँ पे आश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। लेखक बता रहे हैं मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। पानी ही पानी, हिलोरें का अर्थ है लहरदार होना। पानी क्या हो रहा है? लहरदार होकर आगे बढ़ रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। दूर के सिवान यानी दूर के सिवान का अर्थ है यहाँ पे सीमावर्ती गांव। दूर जो सीमावर्ती गांव हैं वहां से बहकर आए हुए मोथा और साई, ये एक घास का नाम है। कि अधगली, आधी गली हुई घासें। पानी में लगातार अगर घास रहेगी तो क्या होगा? वो सड़ जाएंगी, आधी गल जाएंगी, तो उसे अधगली कहा गया है। घेऊर और वन प्याज की जड़ें, ये जो जड़ें होती हैं घेऊर और वन प्याज, इनकी जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, तथा विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सूरज की गर्मी में, सूरज की गर्मी जब पड़ती है और उस पानी में, उस खौलते हुए पानी में यह जब सड़ते हैं तो एक विचित्र गंध, एक बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। वर्षा ऋतु अब समाप्त हो चुकी है तो रास्तों का कीचड़ भी अब क्या हो गया है? सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं गांव के लड़के? किनारों पर झाग भरे जलाशय, जब बरसात का पानी तालाबों में भर जाता है तो उनमें एक झाग भी भरता है, आपने देखा होगा, झाग भर जाता है, साबुन की तरह उसमें झाग भर जाता है। उन जलाशयों में, तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव में आपने भी अक्सर देखा होगा, जो गांव के लड़के हैं वो भी क्या करते हैं? ऐसे ही छोटे तालाबों में, पोखरों में क्या करते हैं? कूदते हैं, नहाते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक बता रहे हैं कि अपनी अपने मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। लेखक बता रहे हैं कि अगर आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले तो चिंता की कोई बात नहीं। अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अघन के महीने में अगर चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, दुख की कोई बात नहीं है। चैत के दिनों में लाई, लाई एक प्रकार से धान और बाजरे को भूनकर बनाया गया खाद्य पदार्थ है। अगर उसके साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक बता रहे हैं अगर ये चीजें हमें ना मिले तो उसका कोई अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों, आश्विन के दिनों में अगर इस गंधपूर्ण, इस बदबू से भरे, झाग भरे पानी में अगर हम ना कूदें तो ये हमें बड़ा बुरा मालूम होता है। आगे बता रहे हैं मैं भीतर हुड़क रहा था, अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? तड़प रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, मैं केवल एक दो दिन ही तो उस पानी में कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। मैं जैसे ही मैंने उस पानी से नहाया तो मैं क्या हो गया? बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक बता रहे हैं कि हल्की फुल्की बीमारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा सा क्या हो?
बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। क्या हो? थोड़ा सा बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो और खाने के लिए क्या मिले? दिन भर मुझे नींबू और साबु। साबु एक प्रकार का भोजन है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि इस बार जो बुखार मुझे था वो ऐसा बुखार नहीं था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। जो बुखार मुझे चढ़ा, बुखार मुझे आया, वह दिन भर चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई डालते रहा और वह बुखार कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब लेखक बता रहे हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे हुए सोया था। अगले दिन दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। शायद दादी भी उसी झाग वाले जल में नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, यानी पतला दुबला उनका शरीर, स्नेह सने शरीर पर, स्नेह मतलब ममता से भरा हुआ शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहनी थी उन्होंने। सफेद किनारीहीन एक धोती पहनी थी। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, यानी उनके सफेद बालों के सिरों पर क्या था? सद्य, यानी सद्य का अर्थ यहाँ पे है शीघ्र। जैसे उसी समय उनके बालों से पानी टपक रहा हो और वह हमें क्या, ठंडी शीतलता हमें क्या कर रहा हो? प्रदान कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। दादी ने क्या किए? जैसे ही वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरा सर छुआ और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। आंचल की, अपनी आंचल की गांठ खोली और क्या किया? किसी अदृश्य शक्तिधारी, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती है, शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? राख लगाते हैं, आपने देखा होगा। आपके माथे पे उसका टीका लगाते हैं और आपको खिलाते भी हैं उसको। कहते हैं कि इसमें कुछ मंत्र डाले हैं और मंत्र शक्ति है इसमें, तभी उसको शक्तिधारी कहा गया है। तो दादी भी इन चीज़ों पर बहुत विश्वास करती थी। और क्या किया उसने? अपनी गांठ से खोला, उस गांठ से अपनी गांठ खोली और अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती दादी माँ। जब मैं बीमार पड़ा तो क्या करती? दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, पंखा लगाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। यानी जलते हुए जो हाथों की गर्मी है, जलना का अर्थ है यहाँ पे जो हाथों में उनकी गर्मी है, जो बुखार उनको आया है, उन हाथ पैरों को क्या करती? अपने कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। पुराने नुस्खे दादी के पास बहुत थे, तो क्या करती? दालचीनी का भी लेप करती। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और कई बार मेरे माथे को छूती और बुखार का अनुमान लगाती कि अब कितना बुखार है। हांडी में पानी आया कि नहीं, मटके में पानी आया कि नहीं, इस बात की दादी को चिंता रहती थी। उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, उस मटके में जो पानी है उसको पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, इस बात का ध्यान भी दादी रखती थी। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, जो खिचड़ी बनाई है उसमें मूंग की दाल एकदम से गली नहीं या मिली नहीं, इस बात का भी ध्यान दादी को रहता था। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। दादी को इस बात का भी ध्यान रहता था कि कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कई लाखों हजारों प्रश्न रोज के पूछती और घर वालों को क्या कर देती थी? परेशान कर देती थी, क्योंकि दादी को लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे बढ़ते हैं।
दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को, जो गवई गांव है, अपने गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। यानी जहाँ पर जो बीमारी होती है उसमें कौन सी दवा दी जाती है, उनके नाम दादी को याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता था तो क्या करती, उस इंसान के पास पहुंचती, उस व्यक्ति के पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती थी। क्या काम करती थी? उनका हाथ छूना, यानी बुखार का अनुमान लगाना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। दादी को इतना विश्वास था कि इसको कौन सी बीमारी है, यानी अगर किसी को भूत प्रेत लग गया है उसका भी दादी को अंदाज रहता था। मलेरिया का भी अनुमान था। मलेरिया आप जानते हैं कि इसमें शरीर में कपकपी के साथ बुखार आता है, और सरसाम भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी कपकपी के साथ बुखार आता है। निमोनिया आप जानते ही हैं, इसमें भी बुखार और खांसी होती है। और इनका अनुमान दादी को बहुत अच्छी तरीके से था, बहुत विश्वास के साथ बताती थी कि इस इंसान को यह बीमारी हो गई है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। और क्या करती थी, अगर कभी महामारी और विसूचिका, महामारी एक ऐसी बीमारी जो एक स्थान पर ही रहती है, एक ऐसा रोग एक स्थान पर रहता है और दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वह दूसरी जगह पहुंचता है। जैसे इस समय पूरे विश्व में कौन सी बीमारी आई है? कोरोना आई है। कोरोना जो चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी और आज पूरे विश्व में इसने त्राही त्राही मचाई हुई है, तो इसे हम महामारी कहेंगे। और विसूचिका यानी हैजा आप जानते हैं, जिसमें लगातार पेचिश लगते हैं, दस्त लगते रहते हैं, के दिनों में रोज सवेरे दादी उठकर क्या करती थी? स्नान करती थी, नहाती थी और उसके बाद लवंग, लौंग और गुड़ मिश्रित, गुड़ मिलाया हुआ जलधार, गुड़ मिलाया हुआ पानी, इसका उपयोग करती थी। गुग्गल आप जानते हैं, एक प्रकार का गोंद होता है जिसकी सुगंध का इस्तेमाल हवन सामग्री में किया जाता है। और धूप आपको पता ही है, जो आप अपने घर में मंदिरों में रोज जलाते हैं। तो इनका उपयोग दादी माँ महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे नहा धोकर करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दादी माँ इतनी सफाई करती थी कि सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। दादी अगर दवा में देर हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ यानी तकिए के कवर या खोल अगर नहीं बदले जाते तो दादी क्या हो जाती थी? पागल हो जाती थी, बहुत गुस्से में हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, बुखार तो मुझे आज भी आता है। हल्का फुल्का बुखार तो क्या हो जाता है, उसमें नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज जो खाना बनाते हैं उसको मैस महाराज कहा जाता है। मैस का अर्थ है यहाँ पे खाना पकाने वाली जगह। अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता। जब भी आज मैं बीमार होता हूँ तो मैस महाराज मुझे क्या करते हैं, अपने मन से मुझे खिचड़ी या साबू पकाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं, अपनी मेरी नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। और कुनैन जो कि एक मलेरिया की दवाई है और यह बहुत कड़वी होती है। इसकी शीशी की तिताई यानी कड़वाहट से डर से बुखार भाग जाता है। अगर ये कुनैन की शीशी मैंने देख ली तो उससे क्या हो जाता है, स्वतः ही बुखार भाग जाता है, क्योंकि यह पीने में बहुत कड़वी होती है। पर न जाने क्यों इसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ है, अब मुझे न जाने क्यों बुखार आना पसंद नहीं है, अब मेरा मन नहीं करता है कि मुझे बुखार आए। अब आगे बढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। मेरे
बड़े भाई किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद यानी उनके जोश और आनंद की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन भर गायब रहती, काम में व्यस्त रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, मान लिया मानो जैसे उन्होंने सारा घर क्या है अपने सिर पर उठा लिया है, सारे सर की जिम्मेदारी मानो उनके सर पर हो। पड़ोसी ना आती, उनकी पड़ोसी ना आती थी। बहुत बुलाने पर दादी माँ जाती, बहुत आग्रह करने पर दादी माँ जाती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। दादी माँ क्या कहती थी कि बहन बुरा न मानना, अगर मैं नहीं भी आ पाती हूँ या मुझे आने में देरी होती है तो आप मेरी बात का बुरा न मानना। यह अपने पड़ोसियों से कहती। कार परोजन, कार परोजन एक यहाँ पे स्थानिक शब्द है, लेकिन इसका अगर अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसा पारिवारिक उत्सव जहाँ पे अपने मित्र और सगे संबंधियों की उपस्थिति होना आवश्यक है। और यहाँ पे कार परोजन का अर्थ है एक स्थानिक शब्द के रूप में। मेरा कार परोजन का घर ठहरा, यानी जो मेरा घर है यहाँ पर लगातार काम काज होते रहते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। अगर मैं किसी भी काम को अपने हाथ से नहीं करूं तो वह पूरा नहीं हो पाता है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती। जानने वाले लोग यह सब जानते थे कि दादी माँ तो कुछ काम करती नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलती रहती हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन अगर किसी काम में उनको पहुंचने में देरी हो जाती या वो वहां पहुंच नहीं पाती थी तो वस्तुतः असल में विलंब का कारण बन जाती। अगर दादी माँ वहां पे कुछ काम नहीं भी करती थी, अगर वो पहुंचती नहीं थी उस काम को करने में, तो उसमें इस काम में क्या हो जाती थी, देरी हो जाती थी। क्योंकि दादी माँ अपने हाथ से तो कोई काम करती नहीं थी, केवल अपने मुंह से बोलती थी। उनको सब पता रहता था कि किस समय क्या काम करना है और कैसे करना है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक बता रहे हैं कि एक दिन की बात है, मैं दोपहर को जब अपने घर लौटा, बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। मैंने देखा बाहरी निक्षार भी एक स्थानिक शब्द है, यानी बाहरी आंगन में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, नाराज हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। मैंने देखा वहां कोने पे एक कौन खड़ी हैं, रामी की चाची खड़ी हैं। वह दुबकी यानी डर से छुपी हुई थी एक कोने में। वहां पे दादी माँ क्या कह रही है, सो न होगा धन्नो, रुपये मई सूद के आज दे दे। दादी ने कहा सो न होगा, ठीक नहीं होगा धन्नो, आज जो मुझे तू मेरे से रुपये ले गई है वो मुझे ब्याज के साथ आज मुझे लौटा दे। सूद का अर्थ होता है ब्याज। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, दादी माँ बता रही है कि तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और उसको लौटाने का तुम नाम नहीं लेते हो। मांगने के समय कैसी आई थी, जिस समय तुझे पैसों की जरूरत थी उस समय तू कैसे आई थी, कैसे बार बार तूने मेरे से आग्रह किया, निवेदन किया कि मुझे पैसे दे दो। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी और मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ती फिरी। नाक रगड़ना एक मुहावरा है, यहाँ पे बार बार आग्रह करना, विनती करना। किसी ने एक पाई भी न दी। तू कितने लोगों के पास गई और कितने के पैरों पर तूने अपनी नाक रगड़ी, लेकिन तुझे किसी ने भी एक पैसा नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, अब कहती है कि आजकल मैं दूंगी, आज दूंगी, कल दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। ये क्या बहाने हैं तेरे, कहती है कि आज दूंगी, कल दूंगी, अब जब फसल होगी तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, तू आखिर मेरा पैसा कब लौटाएगी। तूने कहा था कि मैं आज दूंगी, कल दूंगी और जब फसल हो जाएगी तब दूंगी। अब क्या तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी, तब जाके तू मेरा पैसा लौटाएगी। तो इस भाग में हम आज यहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर लेखक और उसकी दादी की घनिष्ठता की बात यहाँ पर की गई है और यहाँ पर बहुत सारे स्थानिक शब्दों का उपयोग भी किया गया है। तो अगले भाग में हम इस पाठ को
पूरा करेंगे और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे।